दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में, जहां हर सुबह एक नई चुनौती और हर शाम एक नई थकान लेकर आती थी, आरोही ने कभी नहीं सोचा था कि एक अनजान विरासत उसे ऐसे मोड़ पर ले आएगी। दूर के रिश्तेदार, जिन्हें उसने कभी देखा भी नहीं था, उनकी मृत्यु की खबर के साथ एक वसीयत आई थी। उनके नाम एक पुरानी हवेली, वीरान महलज, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे रूपनगर में। शुरू में आरोही ने इसे बेचने का ही सोचा था। उसकी जिंदगी में पुरानी, धूल भरी चीजों के लिए कोई जगह नहीं थी। वह एक सफल आर्किटेक्ट थी, जिसका हर डिजाइन साफ, आधुनिक और भविष्योन्मुखी होता था। लेकिन कुछ था उस वसीयत के कागजों में, जिसने उसे रूपनगर की यात्रा पर मजबूर कर दिया। शायद वो नाम वीरान महल, जिसने उसके भीतर एक अनकही उत्सुकता जगा दी थी। रूपनगर पहुंचते ही समय मानो ठहर सा गया। धूल भरे रास्ते, पुरानी हवेलियां और हर चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी। आरोही की आधुनिक कार जब वीरान महलत के सामने आकर रुकी, तो उसके सामने सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि सदियों की कहानियों का बोझ लिए एक जीता जागता भूत खड़ा था। हवेली का मुख्य द्वार, जो कभी भव्य रहा होगा, अब आधा टूटा हुआ था। उस पर जंग लगी भारी कुंडी लटकी थी, जैसे कोई सदियों पुराना रहस्य ताला जड़े हो। धीमी आहट के साथ एक बूढ़ी काकी मां सामने आई, जिनके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं और आंखों में गहरी उदासी। आप आरोही बिटिया? काकी मां की आवाज उतनी ही धीमी और पुरानी थी जितनी हवेली। मैं जानती थी आप आएंगी। मीलों दूर से इस हवेली की पुकार खींच ही लाती है लोगों को। आरोही ने काकी मां के साथ हवेली में प्रवेश किया। अंदर का माहौल दिल्ली की चकाचौंध से कोसों दूर था। हर जगह धूल की मोटी परत, मकड़ी के जाले और एक अजीब सी सड़ी हुई खुशबू। लेकिन इस सबके बावजूद हवेली की दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी, ऊंची छतें और रंगीन कांच की खिड़कियां अपनी पिछली भव्यता की कहानी कह रही थीं। यह हवेली मीलों दूर से आती है, काकी मां ने दोहराया, जैसे खुद से बात कर रही हों। यहाँ की हवा में एक औरत की आहें घुली हुई हैं। मीलों दूर से भी उसकी पुकार सुनाई देती है। आरोही ने उस रात हवेली के एक कम सड़े हुए कमरे में ठहरने का फैसला किया। उसने अपने सामान से एक लालटेन निकाली और उसे जलाकर चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिन पर धूल की मोटी परत जमी थी, और एक कोने में एक लकड़ी की संदूक रखी थी। अगली सुबह आरोही ने हवेली को साफ करवाने का काम शुरू किया। मजदूरों के साथ काम करते हुए एक टूटी हुई अलमारी के पीछे उसे एक छोटी छिपी हुई कोठरी दिखाई दी। उसमें एक पुरानी डायरी और एक सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियां मिलीं। डायरी के पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, अडमिराज, और उसके नीचे एक तिथि, लगभग 60 साल पुरानी। आरोही ने डायरी को अपनी सीने से लगा लिया, जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। उसकी आंखें चमक उठीं, मानो उसे अपने शहर की भागदौड़ से दूर यहां एक नया उद्देश्य मिल गया हो। काकी मां से मीरा के बारे में पूछने पर उनकी आंखें और भी गहरी हो गईं। मीरा इस हवेली की सबसे हसीन, सबसे जिंदादिल लड़की थी। उसकी हंसी पूरे रूपनगर में गूंजती थी। लेकिन एक दिन वो बस गायब हो गई। आरोही ने पूछा, क्या हुआ था उसे? कोई ने बताया क्यों नहीं? काकी मां ने एक लंबी आह भरी। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं बिटिया, जिन्हें सुनाने से ज्यादा छुपाना बेहतर होता है, खासकर तब जब उनसे किसी की इज्जत जुड़ी हो। आरोही ने डायरी पढ़ना शुरू किया। मीरा के शब्द जीवंत थे, उसकी कविताएं, उसके सपने, एक रहस्यमय प्रेमी के लिए उसका गहरा प्यार। पन्ने पर उसकी कलात्मक आत्मा और दुनिया को अपनी शर्तों पर जीने की इच्छा साफ झलकती थी। एक रात आरोही को हवेली के एक सुनसान गलियारे से संगीत की धीमी धुन सुनाई दी। यह एक पुरानी ठुमरी थी, जिसमें दर्द और प्रेम दोनों घुले हुए थे। आवाज की ओर खिंची चली गई, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो। धुन एक बंद कमरे से आ रही थी, जिसके दरवाजे पर जंग लगी कुंडी लटकी थी। आरोही ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर चांदनी की हल्की रोशनी में एक पुराना हारमोनियम पड़ा था, और उसके पास एक रेशमी दुपट्टा, जैसे अभी अभी किसी ने उसे उतार कर रखा हो। आरोही को लगा जैसे मीरा की रूह वहां मौजूद थी, अपनी अधूरी कहानी सुनाने को बेताब। अगले कुछ दिनों में उसे हवेली में और भी अजीब अनुभव हुए। भी धीमी पदचाप, कभी हवा में जामिनी की खुशबू, और कभी उसकी डायरी के पन्नों का अपने आप पलट जाना। गिरधारी लाल, गांव के पुराने चाय वाले, ने आरोही को बताया कि मीरा की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि एक विद्रोह की कहानी थी। उसे अपने पिता के चुनाव से शादी नहीं करनी थी, तो किसी और से प्यार करती थी, एक मुसलमान शायर से। इस बात ने आरोही को चौंका दिया। 60 साल पहले एक हिंदू जमींदार की बेटी का एक मुसलमान शायर से प्यार करना और शादी से इनकार करना, यह सिर्फ विद्रोह नहीं, क्रांति थी। काकी मां ने भी इस बात की पुष्टि की, लेकिन फिर भी कुछ था जो वह छुपा रही थी। डायरी के आखिरी पन्नों पर मीरा ने अपने प्रेमी के साथ भाग जाने की योजना का जिक्र किया था। उसने एक कोड वर्ड लिखा था, कागज की कश्तीज, जो उनकी मुलाकात का संकेत था। लेकिन उसके बाद डायरी अधूरी थी, जैसे अचानक से कहानी थम गई हो। एक दिन हवेली की पुरानी छत पर सफाई करते हुए आरोही को एक पुरानी लकड़ी की नाव का छोटा मॉडल मिला। यह ठीक वैसी ही कागज की कश्ती थी,
जिसकी मीरा ने अपनी डायरी में बात की थी, लेकिन यह कागज की नहीं, लकड़ी की थी और उसके नीचे एक बारीक छुपी हुई चाबी थी। चाबी एक छोटे पुराने ताले में फिट हुई, जो हवेली के पुस्तकालय में एक छिपी हुई अलमारी में लगा था। अलमारी खुली तो उसमें मीरा के हाथ के लिखे कुछ और पत्र मिले, एक पुरानी फीकी तस्वीर और एक जंग लगा चाकू। पत्रों से एक नई कहानी सामने आई। मीरा भाग तो गई थी, लेकिन अपने प्रेमी के साथ नहीं। अपने परिवार के सम्मान और अपनी आज़ादी के बीच फंसी उसने एक भयानक रास्ता चुना था। उसने एक ऐसी दुनिया में खुद को छुपा लिया था जहां कोई उसे खोज न सके। हवेली के भीतर ही काकी मां अंततः टूट गईं। उन्होंने बताया कि मीरा ने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए घर छोड़ दिया था, लेकिन उसके प्रेमी को परिवार ने धमकी दी थी। माज के डर और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में उसके पिता ने एक योजना बनाई। मीरा को गायब घोषित कर दिया गया, जबकि वह हवेली के एक गुप्त कमरे में वर्षों तक छिपी रही। वह गुप्त कमरा वही था जहां आरोही को हारमोनियम और दुपट्टा मिला था। मीरा ने वहीं अपनी जिंदगी बिताई, संगीत और कविताओं में डूबकर, बाहर की दुनिया से कटी हुई। उसने खुद को अपनी ही हवेली के पिंजरे में कैद कर लिया था, ताकि उसकी आत्मा आजाद रह सके। वह जंग लगा चाकू वह किसी की जान लेने के लिए नहीं था, बल्कि अपनी उंगली पर एक कट लगाने के लिए था, ताकि उसका खून मीरा की भागने की कहानियों को और विश्वसनीय बना सके। एक प्रतीक था अपनी पुरानी पहचान को खत्म करने का, एक नई पहचान में खुद को गढ़ने का, भले ही वह पहचान अदृश्य हो। मीरा की कहानी एक रहस्यमयी प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि एक औरत के अपने अस्तित्व, अपनी पहचान और अपनी आज़ादी के लिए एक समाज के खिलाफ खामोश युद्ध की दास्तान थी। उसने अपनी मर्जी से एक गायबद जिंदगी चुनी थी, ताकि वह दिखावे की दुनिया से आज़ाद हो सके। आरोही ने हवेली को बेचने का विचार छोड़ दिया। उसने फैसला किया कि वह इसे पुनर्स्थापित करेगी, लेकिन एक संग्रहालय के रूप में नहीं, बल्कि मीरा के सपनों और उसकी आज़ादी की याद के रूप में। उसने हवेली की हर दीवार से मीरा की कहानी को जुड़ते हुए महसूस किया, जैसे मीरा की आत्मा अब हवेली की हर ईंट में बस गई हो। काकी माँ, अब थोड़ी शांत, ने आरोही को एक पुरानी हाथ से बनी हुई कागज की कश्ती दी। यह मीरा ने बनाई थी बिटिया, कहती थी, मेरी आत्मा इसी में बैठकर उड़ जाएगी जब भी मुझे आज़ादी मिलेगी। आरोही ने उस कागज की कश्ती को अपनी हथेली पर रखा। उसका वजन उम्मीद से कहीं ज्यादा था। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक कश्ती नहीं, बल्कि उन सभी अनकही कहानियों का प्रतीक थी जो समाज के बंद दरवाजों के पीछे दम तोड़ देती हैं या फिर अपना रास्ता खुद बना लेती हैं। रूपनगर की हवा में अब भी मीरा की आहें घुली हुई थीं, लेकिन अब उनमें सिर्फ दर्द नहीं, आज़ादी की एक खामोश जीत भी थी। आरोही ने हवेली को एक नया जीवन दिया था, और बदले में हवेली ने उसे एक ऐसी कहानी दी थी जिसने उसके अपने जीवन के अर्थ को हमेशा के लिए बदल दिया था। वह समझ गई थी कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाना नहीं, बल्कि महसूस करना होता है, और कुछ आज़ादियां ऐसी होती हैं जो दुनिया को दिखाई नहीं देती, बस जी जाती हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।